दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से, शानदार से चल रही होगी। और ये क्लास जो हमारी होने वाली है स्पेशली इंटरमीडिएट के लिए है और रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम शुरू से लेकर अंतिम तक जितनी भी चीज़ें होती हैं क्रम बाय क्रम सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करते हैं और साथ में जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है उनका भी डिस्कशन करते, चर्चाएं करते हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी की नोटबुक खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और आज प्रयास करेंगे कि बिलियन का चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए। इसके पहले की क्लासों में हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल थ्योरी करते करते बेसिक की चीज़ें निपटा दी। अब हम आ चुके हैं इसके बाद में मोलरता के ऊपर। इसके पहले हमने मोलरता सीखी थी। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप जाइए और बैक देख के आइए। तो क्या होता है मोलरता, क्या होता है? विलायक के 1000 ग्राम में घुलित, ठीक है, कोई विलायक होता है उसमें 1000 ग्राम में घुलने के बाद घुलित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। जो किसी विलियन में क्या होता है 1000 मोल घुल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विलियन की मोलरता कहते हैं। इसके सूत्र की बात हम लोग करते हैं तो सूत्र में मोलरता बराबर क्या आता है? मोलरता बराबर यहाँ पे होता है ऊपर विलय, विलय के बाद में जो चीज़ घोली जा रही है उसका द्रव्यमान, उसका मास कितना है और फिर विलायक कितनी चीज़ में घोली जा रही है गुणे 100 कर देते हैं। बस फाइनली इतना ही इसका सूत्र होता है और आप अपनी कॉपी से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट करने का यही सिलसिला यदि आप जारी रखेंगे तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। बहुत आगे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप लंबे समय तक चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छा शानदार एक न्यूमेरिकल दे रखा है और आप इस लगाने का प्रयास करेंगे। तो न्यूमेरिकल कहता है 58.5 ग्राम। क्या कहता है हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या किया जाता है दोस्तों कि 500 ग्राम जल में घोला जाता है। हमने थोड़ा सा नमक ले लिया। कितना नमक लिया? 58.5 ग्राम नमक ले लिया और 500 ग्राम जल में घोल दिया, ठीक है। 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नमक कितना हुआ भैया? नमक हुआ इतना, ठीक है, और इतने पानी में घोला जाता है। आगे कहा गया है विलयन की मोलरता याद कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही हाई फाई नहीं है, ना तो हाई पावर का है, लेकिन इससे आपको कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसे किस तरीके से करते हैं? सूत्र हमारा वही रहता है जो विलय होता है। देखते हैं विलय यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 58.5 ग्राम, ठीक है, लिख लिया भाई साहब। अब आगे हमें क्या लिखना है? आगे कुछ भी नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे NaCl का द्रव्यमान जो है, यहाँ पे हमें Ma लगाना है। Ma का मतलब होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका मास कितना है? तो Na का यानी जो सोडियम होता है इसका 23 होता है। किस तरीके से निकलता है? सबसे पहले आप याद करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से आप क्रम बाय क्रम याद करते रहेंगे और धीरे धीरे एक दिन वो आएगा जो सारे तत्व आपके माइंड में सिर्फ उंगलियों के माध्यम से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो सोडियम 23 नंबर पे होता है और Cl 35.5 पे होता है। तो इनको जब हम लोग जोड़ते हैं 23
तो यहाँ से आपके सामने 58.5 निकल के आता है इसका मांस। कितना निकल के आता है इसका मांस? 58.5। अब उसके बाद में हमको विलय के बाद विलायक, विलय यहाँ पे, विलायक यहाँ पे, तो विलायक से नीचे फिर से गुणा करनी है। और विलायक होता है जो ज़्यादा चीज़ होती है, यहाँ पे नमक कम है, पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब 500 का गुणा और गुणे 1000, तो इसका मतलब ऊपर गुणा करके 1000 लिख देंगे। आई होप इतनी जानकारी फार्मूला पे किस तरीके से सेटिंग की जाती है, कैसे हम इसको निचोड़ के क्वेश्चन तोड़ के ला के रखते हैं, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे हल कैसे करते हैं, यहाँ पे 0.5 सेम संख्या है तो खट से कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 का पारा एक बार पढ़ा, 5 से कम 5 और 5 दूने 10, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाता है। तो दोस्तों 2 आंसर आ जाता है, लेकिन आपको आंसर किस में देना है, तो 2 मोल, तो आंसर किस में देना है, 2 मोल, यही आंसर आ जाता है। तो आई होप इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने हल करना है, हल करने के बाद हमें जवाब बताइए कितना आया। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं रिमूव, और रिमूव करने के बाद चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, और अगले कंसेप्ट में हम लोग नॉर्मलता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता दोस्तों क्या होती है, नॉर्मलता किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित, विलयन के 1 लीटर में घुलित, विलयन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इस संख्या जो संख्या दे रखी है को उस ताप पर, संख्या को उस ताप पर क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, विलयन की दोस्तों नॉर्मलता कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें, एक बार परिभाषा फिर से हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब यही होता है कि चीज़ें आपको याद हो जाएं और लंबे समय तक याद रहें। तो क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर, कितने लीटर, 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं दोस्तों। अब इसके सूत्र की बात करते हैं हम लोग, तो सूत्र क्या आता है, नॉर्मलता बराबर क्या आता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, W अपॉन ई, और फिर क्या करते हैं, वॉल्यूम, वो भी ml में होना चाहिए, गुणे 1000। ये हमारे पास में इसका फार्मूला निकल के आ जाता है। इसके ऊपर भी हमारे पास में एक प्यारा सा आपके लिए न्यूमेरिकल है, और इसे हल करें और हमें जवाब देने का प्रयास करें। 8 ग्राम NaOH को क्या न्यूमेरिकल कहता है, हमारे पास में जो प्रश्न है वो कहता है 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को 100 ml जल में घोला गया, कितने ml को 100 ml जल में घोला गया, कितने ml जल में घोला गया, तो 100 ml जल में घोला गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, क्या कहा गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात
कीजिए। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है आपको। तो सूत्र आपके सामने दे रखा है, नॉर्मलता बराबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें विलय कौन चीज है। तो विलय क्या है, विलय यहाँ पे दे रखा है NaOH, यानी 23 नंबर पे होता है, O 16 नंबर पे होता है, H 1 नंबर पे होता है। 16 में 1 जोड़ोगे 17, यानी 23 में 17 जोड़ोगे 7 3 10, 0 वहाँ से लाया 1 3 4 40 आ जाता है। तो यहाँ पे NaOH का मान जो है, यानी हम लोग लेते हैं 23, O 16 नंबर पे, H 1 नंबर पे, जोड़ने के बाद आई होप, ऐसा मुझे उम्मीद है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 40 आता है। तो आगे क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो 8 यहाँ पे जो विलय यहाँ पे दे रखा है 8 उतार लिया, और इसका अणु भार जो है हमारे पास में वो 40 निकल के आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे विलायक जो है ना 100 ml दे रखा है, नीचे विलायक से गुणा करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 0 मिल जाते, 4 1 4 और 4 के 2 8। तो 8 ग्राम तुल्यांक 2 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, प्रति लीटर। तो 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, यही इसका फाइनली और सही जवाब है। तो मुझे आशा है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको इतनी चीज़ें आ गई हों तो हम लोग एक कदम और सफलता की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज देखने के बाद धीरे धीरे इस सिलसिले को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली हमने इसको रिमूव किया है और मिटाने के बाद हम लोग अगली हेडिंग जो है, अगली लाइन है मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग मोल प्रभाज। तो हमारे पास में मोल प्रभाज पढ़ चुका है। मोल प्रभाज क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी होती है, कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। 1 बिलियन में किसी घटक के, क्या लिखते हैं, 1 बिलियन में किसी घटक के, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा, क्या होता है, कि मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसके एक बार परिभाषा फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहती है इसकी परिभाषा, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज के 2 सूत्र हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक मोल प्रभाज का सूत्र होता है, पहली बात तो मोल प्रभाज का सूत्र साधारण से क्या होता है, मोल प्रभाज को दोस्तों हम लोग यक्स लिखते हैं, यक्स बोले या मोल प्रभाज लिख लें। मोल प्रभाज कोई एक चीज लिख लें, मोल प्रभाज लिखें या यक्स लिखें। तो यक्स या मोल प्रभाज बराबर होता है एन प्लस
n प्लस कैपिटल N, ठीक है, n/n प्लस कैपिटल N ये होता है। अब मोल प्रभाज जो होता है दो चीज़ों के लिए प्रभावी होता है, एक तो विलय के लिए, दूसरा विलायक के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं विलय के लिए, विलय के लिए देखते हैं। विलय के लिए यानी विलय का मूल प्रभाज, विलय के लिए मूल प्रभाज कौन सी चीज होती है, क्या होता है? तो विलय के लिए आता है W/M, ठीक है, WM प्लस WM। ये हमारे पास में जो सूत्र बनता है ये विलय के लिए बन जाता है। और सेम यही सूत्र विलायक के लिए भी प्रभावी होता है। तो क्या लिखते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के लिए हमारे पास में कौन सा सूत्र निकल के आता है, यही सूत्र W/M। आगे क्या होता है, WM प्लस WM, मतलब सेम सवाल सेम चीज़ों के लिए काम करता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हमें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद में देखते हैं एक प्यारा से न्यूमेरिकल इसके ऊपर किस तरीके से आता है। तो मोल प्रभाज के हमने दो सूत्र देखे हैं, एक तो विलय के लिए और दूसरा विलायक के लिए। तो मोल प्रभाज के ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकते हैं, क्या पूछ सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 72 ग्राम H2O और क्या कहता है 72 ग्राम H2O और कौन सी चीज लेते हैं, H2O और 46 ग्राम क्या लिया, 46 ग्राम C2H5OH, C2H5OH के विलयन में दोनों के विलयन में दोनों के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या करना है, मोल प्रभाज की गणना कीजिए। किसकी भैया गणना करनी है, मोल प्रभाज की गणना करनी है। और आपको पता है कि यहाँ पे विलय क्या है, आपके सामने विलय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है विलय, और विलय दोस्तों कितना है आपके पास में 72 ग्राम है। और क्या है, और 46 ग्राम है। 46 ग्राम क्या है, विलायक है। तो यहाँ पे विलय कितना है, विलय है 72 ग्राम, ठीक है। और विलायक कितना दे रखा, प्यारा सा क्वेश्चन है। विलायक दे रखा है यहाँ पे अरे थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी, जो ज़्यादा चीज़ होती है वो विलय होती है, कम विलायक होती है, और कम विलय होती है। तो यहाँ पे 46 थोड़ी संख्या है और 72 ज़्यादा है, तो यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पे 46 विलय है और 72 क्या है, विलायक है। अब सही है। और क्या है, और दे रखा है C2H5OH का अणुभार। तो मास Ma या अणुभार कितना इसका निकल के आता है, C2H5OH का अणुभार किस तरीके से अणुभार निकालते हैं। तो C कितने नंबर पे होती है, C होती है आपके सामने कार्बन 12, ठीक है। तो कार्बन का नंबर होता है, C का मतलब होता है 12, 2 लिखा है तो 12 गुणे 2। H 1 नंबर पे होता है, इसका मतलब 5 बार H गुणे 5। वो 16 नंबर पे होता है तो 16 गुणे 16 1।
और एच एक नंबर पे होता है, तो इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24 और 16 और 5, इनको आपस में जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमारे पास में यम का मान जो है ना, यम का मान 46 निकल के आ जाता है, यानी 46 निकल के आ जाता है। और 46 जैसे ही आता है और हम लोग क्या करते हैं, मोल प्रभाज का सूत्र पुट कर देते हैं। और मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज के सूत्र से, मोल प्रभाज का सूत्र आपको पता है कि होता है WM प्लस WM, यही तो सूत्र होता है। और लिख दो भैया, विलय कितना हो गया, यहाँ पे 46 हो गया, और विलायक कितना हो गया, फिर से 46 हो गया, और उसके बाद में 46 प्लस 72, और पानी जो होता है ना H2O, इसका 18 होता है। 18 कैसे होते हैं, H का मतलब एक बार, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, 2 से गुणा करना है, और प्लस में O 16, यानी 2 1 2 प्लस 16, 16 और 2 18, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखना है 18। तो बस समीकरण हमारे पास में बन गए, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो क्या समीकरण बन गए, इस संख्या को बदलेंगे, और जैसे ही संख्या बदलते हैं, बदलने के बाद में एक नई चीज़ हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो कौन सी चीज़ खुल के आ जाती है, इसे जब हल करोगे तो हल करने के बाद ये संख्याएं ऊपर चली जाएंगी, तो कटेंगे, 18 1 18, 18 से 72, 46 से 46 कट गया, 4 बचा। तो यहाँ से जब हल करोगे तो 1/5 निकल के आता है, 0.2 आंसर आ जाता है। हल करने पे इतना आएगा, ठीक है। और H2O के मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो H2O का मोल प्रभाज इस तरीके से, आंसर तो इतना आ गया, किसका आंसर आया, बस इतने का आ गया। अब H2O की अलग से गणना करनी है, तो पानी की अलग से गणना कैसे करेंगे, तो 72 ऊपर लिखेंगे और 72 के बाद में 18 नीचे लिखेंगे, 46/46 प्लस में 72/18। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 4/5 यानी 0.8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो किस तरीके से आए, जो समझ में नहीं आए तो हमें बताना, कमेंट करना, हम इसे फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपसे अब इजाज़त चाहते हैं जाने की, मिलते हैं कल और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें हम कल की क्लास में राउल्ट का नियम देखेंगे। राउल्ट के नियम के बाद में अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और चाहे राउल्ट का नियम हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, परासरण विसरण, सारी चीज़ें अगली क्लास में आपकी होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सभी को। और हाँ, जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।